नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की इतिहास की, जो हमारे अतीत के नाम से आता है। हमारे अतीत इस बुक का नाम है, एनसीईआरटी की है, कक्षा 6 की। तो हम अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अध्याय 2 है। और अध्याय 2 में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा। इसमें यह चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, और मैं बताया भी हूँ कि अगर यह बुक नहीं लिए हैं तो बुक परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं सबके बारे में जानकारी दी गई है, और उसका लिंक भी देने का प्रयास मैं बहुत जल्द करूँगा कमेंट में, जहाँ से आप लोग इस पुस्तक को ऑनलाइन भी परचेज कर पाइए। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए दोस्तों, यह बुक आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैं इस बुक के माध्यम से ही इस अध्याय 2 जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया गया है, पूरा अध्याय 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रहेगी जो अध्याय 2 से संबंधित है। तो आइए अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इसकी टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। अगर आप इसकी पूरी टेस्ट सीरीज देख लेंगे तो अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अध्याय 2 की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो देखिए, आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या है। आखेटक मतलब शिकार करने के, और खाद्य संग्राहक मतलब कि कुछ ऐसे उस समय ऐसे लोग भी थे पुरापाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में, जो खाद्य का संग्रह किया करते थे, वनों से वन उत्पाद लाया करते थे और बहुत सारी चीज़ों का संग्रह किया करते थे। तो यही पूछ रहा है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो देखिए, भीमबेटका से मिला है, हुसुंगी से भी मिला है, चिराग से नहीं मिला है, कुरनूल गुफाएं से मिला है। तो इसमें किस स्थान से प्रमाण नहीं मिले हैं। चिराग जो है यह नवपाषाणकालीन स्थल है और यह बिहार में स्थित है, जबकि हुसुंगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के तट पर हैं और यह कर्नाटक में है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और यह भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाएं पुरापाषाणकालीन है, जबकि चिराग जो है नवपाषाणकालीन है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, जबकि चिराग जो है वह नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, जबकि हुसुंगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं और कर्नाटक में स्थित हैं। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। तो देखिए, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाउजली हिंडिंग। तो देखिए, कौन से नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। तो बता दें आपको कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा और दाउजली हिंडिंग, यह जो पांचों स्थल हैं, यह पांचों जो हैं नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो ये पूछ रहा है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो 1 2 3 4 5 पांचों नवपाषाणकालीन स्थल हैं, मतलब विकल्प डी जो है वो सही है। आइए इसकी सारगर्भित व्याख्या तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उपरोक्त सभी स्थल नवपाषाणकालीन स्थल हैं। उपरोक्त यह जो पांचों स्थल हैं नवपाषाणकालीन स्थल हैं, जबकि ये देखिए, हुसुंगी, भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं जो हैं पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। चिराग भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के संदर्भ में पाषाण औजारों के संदर्भ के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन देखिएगा, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो बिल्कुल, पत्थर के औजार बनाए जाने का जो स्थान होता था उद्योग स्थल कहलाता था, यह सही है। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्ग तकनीक कहा जाता है। यह दोनों बातें जो हैं सही हैं। 1 और 2 दोनों सही है। पूछ रहा है सही कथन का चुनाव करिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सही हैं। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीक का प्रयोग किया जाता था। जो पत्थर के औजार होते थे, हथियार होते थे, उनको 2 तरह से बनाया जाता था।
पहली तकनीक जो होती थी उसको पत्थर से पत्थर टकराना तकनीक कहा जाता था। इसमें क्या होता है, एक पत्थर को पकड़कर दूसरे एक हाथ में दूसरा एक पत्थर, एक हाथ में दूसरा पत्थर, और पत्थर से पत्थर टकरा करके ये औजार बनाया जाता था, जिसे स्टोन ऑन स्टोन भी कहा जाता था, यानी पत्थर से पत्थर टकराना। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह जोड़ करके सल्क निकाले जाते थे। देखिए दूसरी तकनीक क्या थी, इसको दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था, प्रेशर फेकिंग कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। तो यह दोनों तकनीक प्रचलन में थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। तो देखिए आप लोगों को पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, 9 पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, जानकारी आप लोग को दे दी गई है। तो कम से कम जितने स्थलों की जानकारी दे दिया गया है उसको अपने मन में बैठाए रखिएगा। देखिए भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, हुसुंगी जो हैं वह पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। एक पूछ रहा है किस निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। तो देखिए राख के जो साक्ष्य मिले हैं वह कुरनूल गुफा से मिला है। कुरनूल गुफा जो है तुंगभद्रा नदी किनारे है और यह कर्नाटक में स्थित है। यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, यहीं से राख के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कुलडीहवा जो है 9 पाषाणकालीन स्थल है, हुसुंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल है लेकिन यहाँ से राख के साक्ष्य नहीं मिले हैं। व्याख्या देखिएगा, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है पूरा पाषाणकालीन आरंभिक लोग आग से परिचित थे। तो देखिए पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। आग की जो खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, जबकि पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार 9 पाषाण काल में हुआ था। तो यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक था। 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था पूरा पाषाण काल का समय। पूरा पाषाण काल बीत जाता है तो फिर आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल जब आता है, मध्य पाषाण काल का समय वह समय है जब जलवायु में परिवर्तन होता है, जब पर्यावरणीय बदलाव होते हैं। तो यही कह रहा है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए विचार करिए, पहला देखिएगा, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। बिल्कुल ऐसा बदलाव हुआ कि तापमान में वृद्धि होने लगी। अब जानते हैं कि तापमान बढ़ता है तो वर्षा होती है, वर्षा होता है तो घास के मैदान विकसित होने लगते हैं। तो इस तरह से कथनबंध जो है सही है। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही मछली को खाया जाने लगा था, तो मछली महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। तीसरा देखिएगा, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मध्य पाषाण काल में गेहूं, जौ और अनाज, गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उपजने लगे थे, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, क्योंकि उस काल में पर्यावरण में बदलाव हुआ था जिससे वर्षा होने लगी, घास के मैदान विकसित होने लगे, तो फिर धान, गेहूं, जौ भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो यह जो तीनों कथन है, तीनों कथन मध्य पाषाण काल के बारे में तीनों कथन सही हैं। तो एक पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त तो तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल कह रहा हूँ, मध्य पाषाण युग। देखिए लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे और घास वाले मैदान बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। देखिए पूरी तरह से एक मतलब सिस्टम्स हो जा रहा है। तापमान में वृद्धि होती है तो वर्षा होती है, वर्षा होता है तो घास के मैदान विकसित होते हैं, घास का मैदान जब विकसित होता है तो घास खाने वाले जीवों में भी अधिकता होने लगती है। तो इस तरह से होने लगता है। उसके बाद धान, चावल, गेहूँ आदि भी पैदा होने लगते हैं। मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। मध्य पाषाण काल के बारे में बोल रहा है। गेहूं, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। प्राकृतिक रूप से उपजने लगे थे गेहूं, जौ, धान और मध्य पाषाण काल में, लेकिन बाद में लोगों ने उनके बीजों का संचय किया, उनके बीजों को इकट्ठा करके रखा, भंडारण करके रखा और धीरे धीरे गेहूँ, जौ, धान आदि
फसलों को उपजाने भी लगे थे लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। तो देखिए, मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल है वो 3 भागों में बढ़ता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल, यही है। तो देखिए, इसमें एक कह रहा है मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तीनों में नहीं आता है। तो देखिए, महापाषाण काल, महापाषाण काल इन तीनों में नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। अब महापाषाण काल क्या है, तो देखिए, महापाषाण काल का जो समय था, जो युग था, वह 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक, मानिए 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक, यही इसका लगभग युग था। 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी, मतलब आज से 2500 से 2000 वर्ष पहले। महापाषाण काल क्या था, उस समय लोग जो मृतक होते थे उनके शरीर को दफनाया जाता था, और जब दफनाने के बाद उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसी को महापाषाण काल कहा जा रहा है। तो देखिए, महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियां होती थीं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई है। प्रागैतिहासिक काल मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मानव इतिहास की जो भी जानकारी है उसका 99% भाग महापाषाण मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में ही घटित होता है। और महापाषाण काल किसे कहा जा रहा है वो आप लोग समझ गए होंगे कि विशाल पाषाण खंडों को समाधियों के अगल बगल रख दिया जाता था, इसे महापाषाण काल कहते हैं। महापाषाण काल की जो संस्कृति थी वह दक्षिण भारत में प्रचलन में थी 2500 से 2000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो देखिए, अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं और अजंता। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देखिएगा, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि देखिए, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला से संबंधित है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और उस गुफा में बहुत पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, इसलिए शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। देखिए, अजंता और बाघ की गुफाएं जो हैं शैलीकृत गुफा है, और यह मौर्य और गुप्तकालीन है, मौर्यकालीन और गुप्तकालीन। अजंता गुफा जो है गुप्तकालीन है और बाघ की गुफा जो है मौर्यकालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती जो नगर है अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन और सातवाहनकालीन माना जाता है। अमरावती जो है शुंगकालीन और सातवाहनकालीन है, जबकि बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन है। अजंता गुप्तकालीन है और बाघ की गुफाएं मौर्यकालीन है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, पूरा पाषाण, ये तो हम बता ही दिए आप लोग को, इसमें देखना क्या है। पूरा पाषाण काल का जो समय होता है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का जो समय होता है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, और जो आपका नव पाषाण काल होता है 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक, और जो महापाषाण काल होता है ये 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक, मतलब 2500 से 2000 वर्ष पूर्व तक, मतलब वही है। इस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में भी यही है जो हम बोले हैं आपसे। निम्नलिखित पर विचार करिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 का एनसीईआरटी है, हमारे अतीत के नाम से बुक है, और एनसीईआरटी कितनी मस्त होती है आप लोग जानते ही हैं। तो यह चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से और सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा।
निम्नलिखित पर विचार करिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब विचार क्या करना है, उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा नव पाषाण, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण कहते थे। तो देखिए, जो मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ युग भी कहा जाता था। और मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे, पूरा पाषाण काल के औजार बड़े बड़े होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में औजार छोटे बनाए जाने लगे थे और उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई थी। तो उन जो मध्य पाषाण काल के जो छोटे औजार होते थे उसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था, उन्हें उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो यही कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। तो मतलब कि यह किससे संबंधित है, तो केवल दो, मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित है, विकल्प भी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता था। इस काल के पाषाण आम औजार आमतौर पर छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते थे। ये तो बताया ही मैं आपको। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे रहते थे। जो ये औजार होते थे, जो उन औजार होते थे, तो जो उनका मुट्ठा होता था वह हड्डी का होता था या फिर लकड़ी का होता था। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मुट्ठा आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे तलवार है, तो तलवार को पकड़ने के लिए हम अपने हाथ में लेते हैं, तो वह मतलब कि आखिरी किनारा वह हड्डी और लकड़ियों के बने होते थे। हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। देखिए, मध्य पाषाण काल के जो छोटे छोटे औजार थे, गुणवत्तापूर्ण औजार थे, वह तो बनाए ही जाते थे। मतलब उन औजारों में क्या होता था, हड्डी और लकड़ी के मुट्ठे बने होते थे, वह औजार तो थे ही। साथ ही साथ जो परंपरागत पूरा पाषाण काल के औजार थे वह भी प्रयोग में लाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब हुसुंगी को मैं बता चुका हूँ, हुसुंगी जो है पूरा पाषाणकालीन स्थल है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, कर्नाटक में स्थित है। तो इसी बताइए, हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, बिल्कुल प्राप्त हुए हैं, तो कथन 1 सही है। 2 देखिएगा, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते हैं। तो देखिए, हुसुंगी से औजार जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह औजार बलुआ पत्थर के नहीं हैं, यह औजार चूना पत्थर के हैं। तो यही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, बाकी ये दूसरा गलत है, केवल एक सही है, विकल्प ए। देखिए दोस्तों, अगर फॉलो आप लोग करेंगे इसी तरह से, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर आपका कराऊंगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, और सार्वभौमिक व्याख्या प्रश्नों के साथ, पूरी टेस्ट सीरीज के साथ। तो इससे आपको विशेष फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। कथन 1 देखिए, इसकी व्याख्या देखिएगा। कथन 1 सही है। हुसुंगी कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार बनाए गए हैं और मिले हैं। हुसुंगी में अधिकांश औजार जो हैं चूना पत्थर के बने हैं, न कि बलुआ पत्थर के। तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ, चूना पत्थर के बने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लास्ट प्रश्न है। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। ये बात गलत है। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो पूरा पाषाण काल से मिले हैं। तो यह तो गलत है, कथन 1 गलत है। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश के पट्टन नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। यह भी गलत है। महाराष्ट्र के पटने नामक स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, न कि आंध्र प्रदेश। तो यह भी गलत हुआ। तीसरा देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और उनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। यह सही है। तो केवल 3, तीसरा सही है। तो उपरोक्त में से कौन सही है, केवल 3, मतलब विकल्प सी, केवल 3 सही है, 3 सही है। आइए इसकी व्याख्या देखिएगा। व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। उसमें बोल रहा था नव पाषाण काल में। तो भारत में शुतुरमुर्ग होने के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो पूरा पाषाण काल से मिले हैं। ये अवशेष पटने नामक स्थल से मिला है। पटना कहाँ है, पटना नहीं, पटने नामक स्थल से मिला है, और यह जो जगह है महाराष्ट्र में है। अतः कथन 1 और 2 गलत था। देखिए, कथन 3 सही है। इसके अंडों के छिलकों पर देखिए, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, और उनका जो अंडे का, और उसके बाद जो उसका अंडा का छिलका होता है बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है। इसलिए उस समय पूरा पाषाण काल में उस अंडे के छिलकों पर चित्रकारी की जाती थी, चित्रांकन किया जाता था। तो वही बात हुआ है। तो वह चित्रकारी जो मिली है वह महाराष्ट्र के पटने नामक जगह से मिली है, वह चित्रकारी, और वह जो चित्रकारी है वो पूरा पाषाणकालीन है। देखिए, हाल ही में 25,000, और देखिए यह तो आप इतना कंप्लीट हो गया। अब एक और तथ्य आपको बताएंगे शुतुरमुर्ग के ही बारे में।
हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के जो सेल राजस्थान के बूंदी से भी मिले हैं। एक तो महाराष्ट्र के पटने से मिला है जहां शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी की गई है, और एक और साक्ष्य मिला है वह राजस्थान के बूंदी नामक जिला से मिला है। राजस्थान के बूंदी नामक जिला से भी शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस तरह से कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो हमारे अतीत के नाम से बुक है, इसका सारा चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। और इसका ही नहीं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जितनी भी बुक है सबका धीरे धीरे करके सबका इसी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज होगा और पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा पूरी व्याख्या के साथ। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। एक बात और कहूँगा आप लोगों से, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, अगर आपको रामबाण मटेरियल की आवश्यकता है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप लोग बताना चाहेंगे, यूपी पीसीएस के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित है हमारा चैनल पीसीएस पाठशाला। और यूपी पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों को भी आवश्यकता है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।